अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा हनीफ बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी रियलिटी। आज के प्रोग्राम में हमने जिन शख्सियत को मदऊ किया है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब जो कि 1122 के डीजी हैं और इंसानी जाने बचाने में जिनका अहम किरदार है, आज के प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब 1122 के बारे में कुछ हमें हमारी आवाम को कुछ बताइएगा कि इनकी क्या कुछ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 से पहले अगर आपको याद हो कि कोई ऐसा नंबर नहीं था जहाँ पे कोई अगर इमरजेंसी होती तो आप डायल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इमरजेंसी होती तो बगैर सिफारिश के आपको कोई सर्विस मिल जाती और तरबियत याफ्ता लोग और अमला तो था ही। तो इमरजेंसी सर्विसेज की बुनियाद 2004 में लाहौर शहर से हमने रखी 14 एम्बुलेंसेज के साथ। और हर किसी ने ये कहा डॉक्टर साहब ये अमेरिका नहीं, ये पाकिस्तान है, आप रेस्क्यू 911 की बातें करते हैं, रेस्क्यू 999 की बातें करते हैं, ये पाकिस्तान में सर्विसेज नहीं बन सकती। आज वही सर्विस जो 14 एम्बुलेंसेज से लाहौर में शुरू हुई, आज 800 एम्बुलेंसेज के साथ पंजाब के तमाम ज़िलों में और राजस्थान तहसील लेवल तक चली जाएगी। और इसने अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है और बगैर अमीर गरीब का फ़र्क रखे बगैर तकरीबन औसत रिस्पॉन्स टाइम इसका 7 से 10 मिनट रहा है, जो कि इंटरनेशनली और इस पूरे खित्ते के अंदर आपके पास एक मॉडल है। तो रेस्क्यू 1122 आज जनूबी एशिया में एक मॉडल है। जब हमने गुंजालबाद इलाकों में और वहाँ पे जाना पड़ा जहाँ पे ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने लंदन और इस्तांबुल की तर्ज के ऊपर मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया। आज वही सर्विस जो है उसका एवरेज रिस्पांस टाइम, अगेन उस पर भी ये कहते थे जी ये नहीं चलेगी, ये कामयाब नहीं हो सकती, आज उसी सर्विस ने 9 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है और अपना औसत रिस्पांस टाइम 4 मिनट का शहरों में बरकरार रखा है, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। सिर्फ यही मेडिकल सर्विसेज नहीं, बल्कि जिस वक्त फायर के हमने हालात देखे और बुरे हालात थे, जिस वक्त आप पहुंचते थे वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस में, तो आगे कोई ऐसा निज़ाम नहीं था और वहाँ पे लोग बाहर खड़े होकर पानी मार रहे होते थे, अंदर कोई बिल्डिंग में एंट्री नहीं करता था और वो पानी जो मार रहे होते थे वो आग तक पहुँचता भी नहीं था। आपके सामने पेश की एक मिसाल है, जो बाहर खड़े होकर पानी मारते रहे, छोटा 9 बजे छोटी सी आग लगी और पूरा पेश जल गया। इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद है। तो हमने फिर 2007 में एक फायर सर्विस के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज वहाँ लाहौर शहर से एक हमने पहली जदीद मॉडर्न फायर सर्विस बनाई, जिसमें पहली बार लोगों को ट्रेन किया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, फायर टर्न आउट गियर के साथ, ब्रीदिंग अपरेटस के साथ बाकायदा वो एंट्री करते हैं। और अब तक 1,77,000 से ज़्यादा हमने फायर इंसिडेंट्स पर रिस्पॉन्ड किया है और अब तक हम 500 अरब से ज़्यादा के नुकसान जो है वो बचा चुके हैं, जस्ट बाई इम्प्रूविंग रिस्पॉन्स टाइम एंड प्रोफेशनल फायर फाइटिंग। तो ये बहुत बड़ा चेंज था। फिर आपने देखा जब ज़लज़ला आया तो उस वक्त एक बेबसी की हालत थी, कोई हमारे पास ऐसी टीमें नहीं थी, बाहर से टीमें आ रही थी, लोग अंदर फंसे हुए थे और किन हालात के अंदर थे। तो हमने फिर इसका भी चैलेंज एक्सेप्ट किया रेस्क्यू 1122 ने और 1 साल बाद पहली जो टीम थी वो बनाई, डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। और उसके बाद ज़रूरत इस चीज़ की थी कि इसको इंटरनेशनल मेयार पर ट्रेन किया जाए, तो हमने यूएन स्टैंडर्ड्स पे इसकी ट्रेनिंग शुरू की। 2015 में हमें इसकी रजिस्ट्रेशन मिली यूएन की और उसके बाद बाकायदा उनके जो प्रोसेसेस थे उन्होंने थर्ड एवेल्यूशन की, सारी चीज़ें करते करते पाकिस्तान में एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी जो हमारी टीम है उसकी सर्च एंड रेस्क्यू टीम को ये एजाज़ हासिल हुआ कि जनूबी एशिया में पहली टीम बनी जिसको इंसराग अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा तौर पे सर्टिफिकेशन दी। तो ये आज पाकिस्तान के अंदर भी उस लेवल की ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के स्टैंडर्ड्स के ऊपर सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स की ट्रेनिंग हो सके। तो ये हमने ये सारी चीज़ें अचीव की। फिर जब कोविड आया तो बिकॉज ये सारी तैयारी और वो थी, उसकी वजह से फॉरन फ्रंट लाइन के अंदर हमारे रेस्क्यू वर्कर्स ने रिस्पॉन्ड किया और तकरीबन 23,000 लोग, यानी उस वक्त जिस वक्त कोई अपना करीबी रिश्तेदार भी करीब जाने को तैयार नहीं था, उस सूरत हाल के अंदर उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया। और ना सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड किया बल्कि उनको जाके उनको घरों से रेस्क्यू करना और इवन हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जिस वक्त स्टाफ के इनको क्राइसिस आ रहा था उस वक्त भी रेस्क्यूअर्स ने जाके अपनी जानों का परवाह करते हुए अपने एहतियात और ट्रेनिंग के साथ जो उनको दी गई थी उसकी वजह से लोगों को जो है वो रेस्क्यू भी किया, उनको इलाज में भी हेल्प किया और उसके बाद खुदा ना खास्ता जिन लोगों की डेथ हो जाती थी इस सूरत हाल में तो उनको इज्जतदार तरीके से तदफीन के अमल में भी को 4,500 लोगों को जो है वो उन्होंने इज्जतदार तरीके से उनकी तदफीन भी की। तो ये सारे चैलेंजेस थे। इसी तरह अगर आप हेल्थ के अंदर देखें तो एम्बुलेंसेज खड़ी होती थी, लोगों को नहीं मिलती थी, तो वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब हमें हैंड ओवर की तो उसका भी हमने एक मजबूत निज़ाम बनाया ताकि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको हम सही जगह पे शिफ्ट कर सकें। आज 10 लाख से ज़्यादा ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स को भी हमने
जो प्राइमरी हेल्थ केयर या जो नीचे फैसिलिटीज़ है वहाँ से लेकर स्पेशलाइज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में शिफ्ट किया है, और ये भी एक सिस्टम को हमने ऑर्गेनाइज किया। तो आज जहाँ पे हमने आज एक मॉडल रेस्क्यू 1112 बनाया जो कि जनूबी एशिया के लिए एक मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए बल्कि जनूबी एशिया के लिए भी मॉडल है। तो उसके बाद आज एकेडमी जो हमारी ट्रेनिंग सेंटर है वो ट्रेन कर रहा है पंजाब के लोगों के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह बलूचिस्तान के लोगों को और सिंध के लोगों को भी जो है वो ट्रेनिंग ऑफर कर रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के हर सूबे में हर पाकिस्तानी को एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो, चाहे दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफान, ज़लज़ला हो चाहे आग, बगैर कोई सिफारिश के उनको फ़ौरन मदद मिलेगी। जैसे ही वो एक नंबर जो कि एमरजेंसी नंबर पीटीआई ने दिया हुआ है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 1112 पहले दो इनसे, उस पर जब वो डायल करेगा तो बगैर कोई सिफारिश के उसको फ़ौरन और बर वक्त पेशा वराना सर्विसेज मिलेंगी। तो जिस तरह आज पंजाब में निज़ाम बना है, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में सर्विस शुरू हुई है, अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह बलूचिस्तान में भी काफ़ी काम चल रहा है, इसी तरह सिंध में भी अगर हो जाए ताकि तमाम पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ और उनको बर वक्त मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ मेरी लोगों से अपील होगी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं कि आज एक रेस्क्यू सर्विस आपकी मदद के लिए मौजूद है, लेकिन मेरी लोगों से अपील होगी कि डेली बेसिस पे जहाँ पे हम 4000 एमरजेंसीज मैनेज करते हैं उसमें 1000 के करीब ट्रैफिक हादसा हैं, जिसमें तकरीबन 800 मोटरसाइकिल की वजह से। तो मेरा खसूसी तरफ पे पैगाम मोटरसाइकिल वालों के लिए कि जब भी आप मोटरसाइकिल चलाएं तो एहतियात के साथ चलाएं, अपनी ज़िंदगी खतरे में मत डालें। एहतियात का मतलब क्या है कि आप साइड लेन में जाएं, अपनी स्पीड 40 या 50 से ऊपर ना लेके जाएं किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, और हेलमेट का इस्तेमाल करें जो कि प्रॉपरली स्ट्रैप्ड हो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ हादसा हो भी तो उसकी शिद्दत कम हो। जो लोग ये देख रहे हैं और उनके कोई भाई हैं, बेटे हैं, बाप हैं, कोई भी उनके साथ रिश्तेदारी है, आपको अगर वो अजीज है तो उनसे ये वादा लें कि जब भी वो मोटरसाइकिल पे निकलें टाइम पे निकलें और हिफाजत के साथ चलाएं, ताकि वो बाहिफाजत अपने दफ्तर पहुंच सके और जब बाहिफाजत अपने घर पहुंच सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो हिफाजत करें। दूसरी लोगों से मेरी अपील होगी कि एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें हम अपने इलाके को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं, साथ साथ सफाई का ख्याल रखें, सफाई निस्फ़ ईमान है, और अच्छी मुनासिब ग़ज़ा जिसमें कि मीठा कम, और हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ाकार बताया है कि हम एंड में भूख रख के खाएं, यानी कि पूरा पेट भर के नहीं खाना, और साथ वर्जिश को आदत बनाएं ताकि जो बढ़ती हुई मेडिकल एमरजेंसीज की शरह उसको भी कम किया जा सके। तो मैं सबसे अपील करूँगा रेस्क्यू 1112 आज दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफान, ज़लज़ला हो चाहे आग, आपकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन हमें ज़्यादा खुशी तब होगी जब कल कोई एमरजेंसीज ना हो। तो रेस्क्यू 1112 का साथ दें ताकि हम एक सेहतमंद और महफूज माशरा बना सकें। सर डॉक्टर साहब ये बताइए कि रेस्क्यू 1112 का किसी इंटरनेशनल उसके साथ भी कॉलबोरेशन है? जी, आलमी मेयार को इंश्योर करने के लिए हमने जो इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी है उसमें कोर्सेज को हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिज़ाइन किया है, ताकि जिस तरह इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का जो हमारा कोर्स है वो नेशनल एम्बुलेंस सर्विस कॉलेज आयरलैंड के साथ हमारा इलाक़ है। इसी तरह जो फायर सर्विस की हमने ट्रेनिंग और वो की वो स्कॉटिश फायर सर्विस के साथ ही, क्योंकि लाहौर और ग्लासगो ट्विन सिटीज़ भी हैं, तो ये हमारा इनके साथ होता है। और हम कोशिश होती है कि हम इंटरनेशनल मेयार को देखें, और इसी तरह सर्च एंड रेस्क्यू की जो हमारी टीम है वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इसका इदारा है इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप, उसके साथ हमारा इलाक़ है, ताकि हम उसी मेयार और उसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकें पाकिस्तान के अंदर। बीइंग अ डायरेक्टर जनरल, आपने इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कुछ रोल प्ले किया? जी, इसकी अगर देखा जाए तो एज अ डॉक्टर जो जब मैंने देखा कि ज़ख्मी सड़कों के ऊपर पड़े होते थे, कोई उठाने वाला नहीं था, कोई ले जाने वाला नहीं था, जब देखा लाहौर के अंदर 50 एम्बुलेंसेज मौजूद है लेकिन लोगों को नहीं मिलती थी। क्यों? हमारा जो बाद का काम था वो तो बड़ा अच्छा हो जाता था, फलाई इदारे आ जाते थे, जैसे ही आपकी डेथ हो गई या आपको पक्की माजूरी होगी वो उठा के आपको घर ले जाएंगे या सीधा कब्रिस्तान ले जाएंगे। तो और जो अफसोस इस चीज़ का होता था, जिस वक्त वो बंदे की जा रहा होता था, जिस वक्त उसको मदद की जरूरत, उस वक्त कोई रास्ता नहीं देता था, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हो जाती थी, उसकी डेड बॉडी जा रही, उसकी ट्रैफिक भी रुक जाती। तो मैं सोचता था किस तरह की हम कौम है कि जिस वक्त उसको जरूरत थी मदद को बचाने की, उस वक्त ना कोई इदारा था और ना किसी ने उसकी ट्रैफिक रुकी, ना किसी ने रास्ता दिया। जब उस बेचारे की डेथ हो गई है, अब हम उसके लिए ट्रैफिक भी रोक रहे हैं और उसके लिए सारे भलाई भी इदारे मौजूद है। तो जो अस्पताल से पहले का रेस्क्यू की जरूरत है, जिसमें अगर कमर की चोट का मरीज है, आपने उसको इमरजेंसी मेडिकल केयर देनी है, वो अगर सही तरीके से नहीं देते तो वो तो सारी उम्र के लिए बेचारा मफलूज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ट्रेंड अमला, एम्बुलेंसेज जिसमें इक्विपमेंट सारा मौजूद हो, वो जरूरत थी। वो फलाई इदारों के पास या इवन हॉस्पिटल्स के पास हमारे नहीं थे, हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में नहीं थे। तो ये बुनियाद रखना एक सही कि जिसमें पहली बार इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस को ट्रेन किया जाए, एम्बुलेंसेज और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर डिज़ाइन की जाए ताकि हम कम कॉस्ट के अंदर यहाँ पर डेवलप भी कर सके और उनको मेंटेन भी कर सके, और फिर सिस्टम का बनाना ताकि फ़ौरन आपको कॉल आए और आप फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सके। ये चीज़ें थी जो कि ज़रूरत थी और यही हमने चीज़ें डेवलप की, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज उसकी वजह से हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सर्विस
पाकिस्तान के अंदर कायम कर सके, जो कि जनूबी एशिया के लिए आज एक मॉडल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पंजाब गवर्नमेंट का इदारा है या फेडरल इदारा है? जी, ये हुकूमत पंजाब का इदारा है और हुकूमत पंजाब ने जहाँ पे एमरजेंसी सर्विसेज इस्टेब्लिश की है, पंजाब एमरजेंसी सर्विस का नाम है, जिसको कॉमनली आम लोग जो है वो रेस्क्यू 1112 के नाम से जानते हैं, बिकॉज 1112 एमरजेंसी नंबर है। और उसके साथ साथ एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी भी इस्टेब्लिश की है ताकि ये सारी ट्रेनिंग जो है प्रोफेशनल लाइंस पे आगे भी हो सके। और ये मुसलसल अमल है, तो ट्रेनिंग एक टाइम रुकती नहीं है, ये हर बार आप 2 साल बाद उसका एक रिफ्रेशर भी होता है ताकि आपका मेंटेन स्टैंडर्ड सारी चीज़ें उसी म्यार के ऊपर रहें। तो ना सिर्फ ये बल्कि ये एकेडमी आज ना सिर्फ पंजाब के लोगों को बल्कि तमाम बाकी सूबों को भी ट्रेनिंग दे रही है, और अगर कोई रीजन से भी आती है रिक्वेस्ट तो उनको भी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। तो उस ट्रेनिंग के डॉक्टर साहब, और अब तक इस ट्रेनिंग के अंदर 22,000 से ज़्यादा लोग ट्रेन हो चुके हैं। तो जो आउटसाइडर हैं पंजाब से बाहर के, उनके कोई चार्ज वसूल करते हैं? नहीं, ये हुकूमत पंजाब की तरफ से एक गुडविल का जेस्चर है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से लोग हैं, बल्तिस्तान से लोग हैं, बलूचिस्तान से लोग हैं, सिंध से लोग हैं, अगर वहाँ के भी लोग आते हैं उनको भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वहाँ पे भी लोगों को ये सर्विसेज मिल सके। अभी तक जो कॉन्सेप्ट था लोगों के जहनों में, इवन कि मेरे अपने जहन में, वो ये था कि 1122 का काम जैसे ये है कि रोड एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जबकि अभी मैंने विजिट किया है तो एक वीएन क्लियर हुआ है कि आप लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स को नहीं, इसके अलावा फायर फाइटिंग का भी जो है उसको भी कवर कर रहे हैं। उसके अलावा कोई फ्लड का है, कोई जल्जले का है, इन तमाम चीज़ों पे आप लोग फोकस करें। आपने शुरू में तो एज एन एम्बुलेंस से तो शुरू किया, लेकिन जब लोगों की बेबसी देखी, आग का इंसिडेंट है, कोई बेचारा कुएं में गिर गया है, कोई और नहर में डूब गया है, कहीं पे भी, तो लोगों की जब हमने बेबसी देखी तो इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते रहे। मैंने कहा और कुछ नंबर पे कौन कहाँ डायल करेगा। सो ग्रेजुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेस्क्यू 1122 को मिलती गई। जब फ्लड 2010 का आया तो उस वक्त एक स्टेट ऑफ जब बेबसी देखी, उस वक्त हमने बोट्स को लेकर ये ऑर्गेनाइज किया, तो फ्लड की रेस्क्यू की टीम बनाई, तो आज 2 लाख से ज़्यादा हमने फ्लड में भी लोगों को रेस्क्यू किया है। और तो इसमें आज ना सिर्फ ये बल्कि एनिमल रेस्क्यू के भी डेली के 14-15 केस ऐसे होते हैं, और अब तक तकरीबन 30,000 इवन जानवरों को भी रेस्क्यू कर चुकी है सर्विस। तो चाहे कुएं में कोई गिर जाए, कोई डूब जाए, कोई गैस लीक का कहीं पे इंसिडेंट हो, कहीं पे आग लगने का इंसिडेंट हो, कहीं पे बिल्डिंग मुनद्दम हो जाए, कोई भी आप हादसा, इवन वबाई उसमें जहाँ पे भी हमें कॉल आती है कोविड के दरमियान, आप घर में उनके कोई करीब जाने को तैयार नहीं, उस वक्त भी रेस्क्यू वर्कर्स ने जाके लोगों को रेस्क्यू किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन के लिए कुछ आप अपने बारे में बताइए कि आपका कहाँ से ताल्लुक़ है और कहाँ आपने तालीम वगैरह हासिल की? मेरा लाहौर शहर से बेसिकली ताल्लुक़ है, लाहौर शहर में पैदा हुआ, उसके बाद यहीं पे मेरी एजुकेशन हुई, और उसके बाद एजुकेशन जो थी वो मेरी एचएन कॉलेज, चीफ कॉलेज जिसको जानते हैं, वो लाहौर शहर के अंदर, वहाँ पे मैंने स्कूलिंग की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और उसके बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, उसके बाद मैंने स्पेशलाइज किया सर्जरी के अंदर। फिर बाहर से ट्रेनिंग लेने के लिए मैं यो फेलोशिप करने कैनेडा गया, और फिर उसके बाद फेलोशिप की नी सर्जरी में, और फिर ये शौक था, इसी शौक में ताकि इसके बारे में कर सकूँ PhD कोर्स किया सेफ्टी प्रमोशन रिसर्च के अंदर। और उसके साथ साथ जो था ये हमने इमरजेंसी से रिलेटेड जितने थे, इमरजेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, मैं कोर्सेज नेशनली भी साथ साथ करता रहा, क्योंकि एक शौक था कि ऐसा निज़ाम बनाया जाए। मैं सोचता था जब बाहर देखता था कि बाहर तो लोगों की सर्विसेज मिलती है, हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती। तो इसी जुनून में जब भी मैंने बाहर ट्रैवल करना या कुछ और तो मैं देखता था, और इसी तरह मशवरे देता रहा। तो एंड में उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये मशवरे ना दे, ये करके दिखा दें। अब चैलेंज था कि क्या मैं अपनी पूरी प्रैक्टिस, अस्पताल सब कुछ छोड़ दूँ, एक नया एक जो है पूरा एक निज़ाम बनाना करना बड़ा मुश्किल था, इसके लिए बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की ज़रूरत थी। वो एक फाइनली कहा कि अल्लाह ताला ने अगर आज दिया है मौका और जिम्मेदारी दी है, तो अब इस वक्त पीछे हटना का मतलब ये है कि ये निज़ाम पाकिस्तान में कभी नहीं बन सकेगा। और उसी तरह से बेबसी होगी जिस तरह हमारे ज़लज़ले में थी या 92 के फ्लड्स में थी, जब हमारे पास कोई सिस्टम नहीं थे, जब कोई इधर आग लग जाती थी पेस में, उस वक्त हम बेबसी की हालत में होते थे। तो आज अगर करना है तो फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या ये फिर मैं फलाई काम सारे छोड़ दूँ, क्योंकि इस तरह से होगा नहीं। तो वहाँ पे ना ट्रेनिंग थी ना कुछ और, हर किसी ने कहा डॉक्टर साहब अब छोड़ के आप जो है ये क्या ये पागलपन है कि आप अपनी प्रैक्टिस अपना सब कुछ छोड़ के एक ही चक्रों में पड़े, ये नहीं होने लगा, ये नामुमकिन बातें करते हैं आप। ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं यूरोप है, वापस आ जाए, पाकिस्तान है, ये यहाँ पे नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे हमने जहाँ पे 14 एम्बुलेंस से आगाज़ किया आज हम जो है, और उसके बाद आज हम हर ज़िलों में तहसील लेवल तक एक्सपेंड करके लाहौर शहर से लेकर, और आज एक पूरे जनूबी एशिया के लिए मॉडल है। फिर इसमें एक शौक भी था मेरा, क्योंकि ना सिर्फ ये कि ये तो थी ना एजुकेशन और उससे रिलेटेड, पर उसके अलावा मेरे स्पोर्ट्स में बहुत शौक रहा। मैं इंटर यूनिवर्सिटीज ऑल पाकिस्तान हाइकिंग चैम्पियन था, रोइंग मैंने की, स्विमिंग की, और ये सारे शौक थे। तो इससे पहले कि मैं किसी और को कोई करने को कहूँ, मैं पहले खुद काम करता हूँ। तो चाहे वो हाइट से रेस्क्यू है,
चाहे वो कोई CPR की अपनी ड्रिल्स हैं, चाहे वो डूबने के लिए डाइविंग है, समुद्र में करनी पड़े, ये मैं सारे काम पहले खुद करने के बाद फिर अपने रेस्क्यूअर्स को कहता हूँ कि जी ये जो है काम करें। और जब तक आप अपना खुद ना करें और फिर किसी को कहें तो फिर ऑब्वियसली वो चैलेंज जो है उस तरह चलता नहीं है। तो इसलिए ये मेरा शौक भी था, एक अल्लाह ताला ने एक ख्वाहिश भी थी कि जब मैं ज़ख्मियों को बेबस देखता था, कोई लोग घबराते हुए डरते थे कि जी मेडिको लीगल रीजंस की वजह से केस ना बन जाए, तो एक चैलेंज था। हर किसी ने कहा ये नहीं हो सकता यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने ना सिर्फ एक सर्विस बनाई बल्कि आज ऐसी सर्विस बनी जो कि जनूबी एशिया के लिए एक मॉडल। सो अल्लाह ताला इसी तरह इस सर्विस को मेंटेन करने की हमें अल्लाह ताला इसको दे कैपेसिटी और मत दे के हम इन चीज़ों को मेंटेन कर सकें। अल्लाह ताला हमारी मदद भी फरमाए कि हम लोगों को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ दे सकें कि चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, रंगो नस्ल किसी से भी हो, उसको किसी वक्त भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो एक नंबर डायल करें तो उनको प्रोफेशनली और एक टाइमली सर्विसेज जो है वो मिलेंगी ताकि हम जिंदगियां बचा सकें। और इसी बदौलत आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन कर चुके हैं। और नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान मिर्ज़ा अनीब बे को इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे प्रोग्राम दी रियलिटी। अल्लाह हाफिज़।